सो वेलकम टू आवर ASOL इंग्लिश लर्निंग क्लास। और आज हमारी आई थिंक 146 क्लास है इंग्लिश की, और वोकेबलरी की 12th क्लास है। तो वोकेबलरी के अंदर हम लोग आज जो पहला वर्ड करने जा रहे हैं वो वर्ड है लिखो SIESTA। SIESTA सिएस्ता। SIESTA सिएस्ता। SIESTA सिएस्ता। सिएस्ता होता है दोपहर की नींद, जो दिन में लोग सो लेते हैं। जो वार्म कंट्रीज होती हैं जैसे इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, कंबोडिया, लाओस, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ पर लोग दिन में सोते हैं। उस नींद को हम कहते हैं सिएस्ता। सिएस्ता। अब इस सिएस्ता और नैप, ये दोनों नींद से संबंधित है। तो नींद के हमें 3 वर्ड पता लग गए: स्लीप, सिएस्ता, नैप। नैप और सिएस्ता में क्या फ़र्क है? नैप होता है कि एक बहुत थके हुए अचानक की छोटी सी एक झपकी ले ली, 5 मिनट की, 10 मिनट, 15 मिनट की, या छोटी सी कोई नींद ले ली आधे घंटे की, वो होती है नैप। नैप किसी भी टाइम ले सकते हो, डे में, इवनिंग में, मॉर्निंग में। बट सिएस्ता दोपहर की जो नींद होती है वो सिएस्ता होता है। अगला वर्ड देखो, ये शायद मैं बता चुका हूँ, फिर भी लिख लो। STURDY स्टडी। STURDY स्टडी। स्टडी होता है हृष्ट पुष्ट, स्ट्रांग, हेल्दी। ये मैंने आपको बताया था, जो इजीली बदलता नहीं है। स्टडी जो टिका रहता है, मजबूत होता है। तो ये व्यक्ति भी हो सकता है, कोई गुण भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। इसको आप पिछली क्लासेस देखोगे, उसमें भी इसके और मीनिंग्स दिए हुए हैं। अगला वर्ड लिखो FIDDLING फिडलिंग। FIDDLING FIDDLING फिडलिंग। जैसे आपने हाथ में एक, कई बार देखा है कि लोग पेपर वेट उठाते हैं और उसको यूं यूं करके ऐसे 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 खेलते हैं। किसी ने पेन पकड़ा और उसके साथ उंगलियों से यूं यूं खेल रहा है। तो टू प्ले विथ समथिंग केयरलेसली। टू प्ले विथ समथिंग केयरलेसली। आपने पेन को पकड़ा और टिक 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 करते हो, कई बार यूं यूं करते हो, टूट जाता है पेन। पेन का कैप पकड़ते हो, यूं यूं खेलते रहते हो। तो वो जो ऐसे कुछ किसी चीज के साथ केयरलेसली खेलना, वो होता है फिडलिंग। अगला है वर्ड INDI। INDI GENI GENI ZATION ZATION INDI GENI ZATION इंडाइजेनाइजेशन। इंडिजिनाइजेशन। इंडिजिनाइजेशन इंडिजीनियस वर्ड से बना है। इंडिजिनाइजेशन। इंडिजीनियस क्या होता है? इंडिजीनियस मतलब उसी देश का, स्वदेशी। और इंडिजिनाइजेशन, इंडिजिनाइजेशन मतलब स्वदेशीकरण। स्वदेशीकरण। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ bringing something under the control, dominance or influence of the people native to an area। तो जैसे हम कहते हैं ना भैया, हम चीज का स्वदेशीकरण की, उसको कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में लेके आते हैं। कोई चीज कहीं की है, जैसे अभी तो एयर इंडिया टाटा एयरवेज हो गई है बेसिकली, और वो पहले टाटा एयरवेज थी, लोगों के कंट्रोल में नहीं थी। हमने उसको, उसका इंडिजिनाइजेशन किया। ऐसे बहुत सारी कंपनीज थी जिनका, बैंकों का हमने इंडिजिनाइजेशन किया, स्वदेशीकरण किया। द एक्शन और प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग अंडर द कंट्रोल। तो कोई भी चीज को जब हम अपने नियंत्रण में करते हैं, कौन करते हैं?
जो उस क्षेत्र के लोग होते हैं। जैसे हमने भारत के, हमने अपने नियंत्रण में कर लिया किसी इंडस्ट्रीज को, तो वो कहते हैं इंडिजिनाइजेशन। अगला वर्ड है डिन्यूडिड, DENUDED, डिन्यूडिड, DENUDED, डिन्यूडिड। स्ट्रिप समथिंग ऑफ इट्स कवरिंग, पोजेशन और एसेट। स्ट्रिप होता है हटा देना, फाड़ देना, उतार देना, छीन लेना। स्ट्रिप समथिंग ऑफ इट्स कवरिंग, तो किसी चीज की कवरिंग है, वहां से मैंने उसको हटा दिया। या ऑफ इट्स कवरिंग या पोजेशन और एसेट, कि भैया जैसे किसी के पास गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार किसी के प्रॉपर्टी को ले लेती है, अगर कोर्ट केस में फंस जाती है तो उसे कहते हैं डिन्यूडिड। इसका सेंटेंस है दिल्ली गवर्नमेंट कैन बी डिन्यूडिड फ्रॉम मेकिंग ए लॉ, कि दिल्ली गवर्नमेंट कैन बी डिन्यूडिड। तो ये एक लंबा सेंटेंस का पार्ट है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है ना, इट कैन बी डिन्यूडिड, कि वो उससे ये हक छीना जा सकता है फ्रॉम मेकिंग ए लॉ। दिल्ली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भी है, सेंटर और स्टेट तो है ही है, और यहाँ पे जो लॉ मेकिंग होती है वो पूरी सेंटर से अप्रूव करानी पड़ती है। तो कई बार यहाँ की गवर्नमेंट को लॉ नहीं बनाने देते। तो ये उसके ऊपर एक सेंटेंस आर्टिकल से लिया मैंने कि दिल्ली गवर्नमेंट कैन बी डिन्यूडेड फ्रॉम मेकिंग ए लॉ, कि दिल्ली गवर्नमेंट कैन बी डिन्यूडेड। डिन्यूडेड माने कि उससे वो उसका हक छीनना, उससे वो उसका हक ले लेना, डिन्यूडेड। अगला वर्ड, अगला एक फ्रेज लिखो, रेड हैरिंग, RED, रेड, RED रेड, फिर स्पेस देके HERRING, हैरिंग, HERRING, हैरिंग। रेड हैरिंग क्या होता है? ए क्लू और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज और इज इंटेंडेड टू बी मिसलीडिंग और डिस्ट्रैक्टिंग। ए पीस, ए क्लू और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी जानकारी आई विच इज और इंटेंडेड टू बी मिसलीडिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग, जो कि मिसलीडिंग हो या डिस्ट्रैक्टिंग हो। अभी पीछे एक कोई मस्जिद के अंदर कुछ इंस्पेक्शन करने गए थे, वो इंस्पेक्शन लीक हो गई। अब कोर्ट कह रहा है वो लीक हो गया और कुछ फोटोज कोई और डाल दे। अब कोर्ट क्यों कह रहा है कि भैया लीक नहीं होना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कोई भी व्यक्ति कुछ भी उटपटांग फोटो डाल दे तो वो लोग डिस्ट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन होगी, रेड हेरिंग। तो वो क्या होगी? रेड हेरिंग होगी, मिसलीडिंग होगी। जब किसी चीज की आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आप पूरे पूरे एग्जैक्ट तथ्यों के साथ उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो और फिर उसको जो भी आपने करना है, अगर वो स्टैटिस्टिकल फॉर्म में है तो फॉर्मूला लगाओ, अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में हो तो रेफरेंसेस देकर, पुराने बुक्स के रेफरेंसेस देके और पब्लिश रिपोर्ट्स के रेफरेंसेस देके फिर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हो। अदरवाइज वो क्या होगा? मिसलीडिंग या डिस्ट्रैक्टिंग होगा, इसलिए रेड हेरिंग। अगला वर्ड लिखो, एक्सोडस, EXODUS, 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 एक्सोडस। इसे कहते हैं पलायन, माइग्रेशन, पलायन। ए सिचुएशन in which many people leave a place at same time। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर बहुत से लोग, भारत में कई जगहों पे हिंसा रही है, कश्मीर में हिंसा रही तो वहां पे जो कश्मीरी पंडित है उन्होंने पलायन करा। कैराना में दंगे हुए, दंगों की वजह से कई बार ऐसा नहीं है कि इन्हीं, कई बार नेचुरल डिजास्टर होते हैं, कई बार अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, तो लोग बड़ी मात्रा में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र चले जाते हैं, तो इसे कहते हैं। अब इसमें और माइग्रेशन में क्या फर्क है? माइग्रेट कर गए, माइग्रेशन एक आदमी का भी होता है, लेकिन जब सामूहिक माइग्रेशन हो तो उसे बोलते हैं एक्सोडस।
एक्सोडस क्या हुआ, पूरा समूह का समूह उठ के लोगों का पूरा ग्रुप एक जगह से स्थान से दूसरे स्थान पलायन कर गया। अगला वर्ड लिखो रेवाइन, RAVINE, रेवाइन, RAVINE, रेवाइन, RAVINE, रेवाइन लिखो। रेवाइन होता है बीहड़। बीहड़, आप लोगों ने पुरानी डाकुओं की पिक्चरें देखी होंगी। वो डाकू लोग कैसे जगह पे जाते हैं, रेत के टीले होते हैं, पौधे होते हैं, सूखे हुए पौधे होते हैं, पहाड़ होते हैं, तो उसे हम बीहड़ बोलते हैं। बेसिकली बीहड़ होता है कि जहाँ पर ए नैरो डीप वैली विद स्टेप्स इनसाइड, विद स्टेप साइड। तो इसको हम दर्रे दर्रे से देखा होगा ना कि छोटे छोटे रास्ते निकलते हैं कहीं पर पहाड़ों के बीच में से या रेत के टीलों के बीच में से, उसे हम रेवाइन कहते हैं। इसका जनरली जो मीनिंग है वो बीहड़ जो हमारा शब्द है हिंदी का, उससे वर्ड में ये आएगा, प्रयोग में आएगा। अगला वर्ड लिखो ड्रबिंग, DRUBBING, DRUBBING। DRUBBING। drudgery, DRUBBING। इनफॉर्मल वर्ड है ये। इन ए गेम और कॉन्टेस्ट अ टोटल डिफीट, पूरी तरह से आप हार गए। ड्रबिंग, सो गेम के अंदर जब आप कोई गेम खेल रहे हो तो पूरी तरह से आप जब हार जाते हो उसे कहते हैं ड्रबिंग। इसका एक सेंटेंस नहीं लिखा मैंने। आई विल गिव द scoundrels a drubbing if I can. स्कॉटलैंड 3-0 ड्रबिंग बाय फ्रांस, मतलब स्कॉटलैंड को 3-0 से हरा दिया किसने, फ्रांस ने, ड्रबिंग। अगला वर्ड लिखो ड्रज, DRUGDE, ड्रज, DRUGDE, ड्रज। ड्रज मेरे जैसा इंसान होता है। कैसा इंसान होता है? ए पर्सन हु हैज टू डू लॉन्ग हार्ड बोरिंग जॉब्स, एक इंसान जो बड़ी लंबी लंबी और बड़े बोरिंग काम करता है, जैसे बुक्स को पढ़ना, न्यूज़पेपर्स को पढ़ना, ये सब बड़े बोरिंग काम होते हैं। तो मेरे जैसे बोरिंग व्यक्ति को कहते हैं ड्रज, ए पर्सन हु हैज टू डू लॉन्ग हार्ड बोरिंग जॉब्स। अब एक अगला वर्ड है ड्रजरी, DRUDGERY, 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 ड्रजरी। ए हार्ड बोरिंग वर्क, तो इस तरह का जो काम होता है, हार्ड भी होता है और बोरिंग भी होता है, इसको हम कहते हैं ड्रजरी। वुमेन वर रिबेलिंग अगेंस्ट डोमेस्टिक ड्रजरी, तो औरतें जो होती हैं वो जो काम करती हैं घर का, वो हार्ड भी होता है और बोरिंग भी होता है। रोज एक जैसा काम करना होता है, वही घर के जो 4 काम होते हैं वही काम अक्सर महिलाएं करती है, अलग अलग तरह के काम करती हैं। तो इसलिए ये जो इस तरह का जो काम होता है थकाने वाला, डेली का बोरिंग वाला, से कहते हैं ड्रजरी। अगला वर्ड लिखो, कई बार देखा आपने कुछ लोग होते हैं जिनको बात बात पे लड़ाई झगड़ा करने की आदत होती है, होते हैं, तो इनको आप क्या बोलते हैं? भैया ये तो बहुत झगड़ालू व्यक्ति है। और इंग्लिश में झगड़ालू को क्या बोलेंगे? बोलो। वर्ड लिखो PUGNACIOUS,
Pugnacious, पग्नेशियस, पग्नेशियस, पग्नेशियस। लेकिन ये थोड़ा फॉर्मल वर्ड है, राइटिंग के अंदर आता है। अब किसी से बात कर रहे हो तो यूनिक तो क्या बोलोगे भैया, यू आर ए कॉलसम, कॉरलसम, जिसे कहते हैं कॉलसम। बट अगर राइटिंग में लिख रहे हो तो पग्नेशियस। ऑफ पीपल और देयर बिहेवियर, तो ये या तो लोगों से संबंधित है या फिर उनके बिहेवियर से संबंधित है। क्या? ऑलवेज ईगर टू क्वारल और फाइट, हमेशा, ऑलवेज ईगर, बेचैन रहते हैं किस चीज के लिए? टू फाइट, लड़ने के लिए या कॉरल करने के लिए, झगड़ने के लिए। एग्रेसिव, पग्नेशियस को हम एग्रेसिव भी बोल सकते हैं। अब एक सेंटेंस था, दो ज़ेलेंस्की इज ए पग्नेशियस लीडर। तो ये एक आर्टिकल लिखा था मार्क तुली ने, तो आई थिंक मार्क तुली का ही था ये आर्टिकल जहां तक मुझे याद है। तो वो ज़ेलेंस्की जो यूक्रेनियन प्राइम मिनिस्टर, आई थिंक ये प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, तो उसके लिए वो कह रहे हैं दो ज़ेलेंस्की इज ए पग्नेशियस लीडर की। हालांकि ज़ेलेंस्की एक पग्नेशियस मतलब झगड़ालू लीडर है। तो ये एक था, शी इज ए पग्नेशियस लीडर, वो एक झगड़ालू लीडर है। अगला वर्ड देखो, प्रीपोस्टरस, PRE, प्री, POST, पोस्ट, EROUS, PREPOSTEROUS, प्रीपोस्टरस। एडजेक्टिव है, फॉर्मल है, तो ये भी फॉर्मल वर्ड है, औपचारिक वर्ड है। फॉर्मल मतलब जनरली जो राइटिंग में यूज होता है। मीनिंग क्या है इसका? कंप्लीटली अनरीजनेबल, पूरी तरह से बेतुका, जिसकी बात में कोई तर्क ही ना हो। कंप्लीटली अनरीजनेबल, एब्सर्ड और शॉकिंग। एब्सर्ड है, बेतुकी बात है, बिल्कुल अलग हटके, एब्सर्ड। और शॉकिंग या फिर शॉकिंग है। एक सेंटेंस देखो इसका, टू बिलीव हिज स्पीच वाज इम्प्रेस्ड अगेंस्ट हिज विल was suppressed against his will was preposterous. To believe his speech was suppressed, ये मानना कि उसके भाषण को दबा दिया गया, सप्रेस कर दिया गया, अगेंस्ट हिज विल, इसकी उसकी इच्छा के विरुद्ध, was preposterous, ये बेतुका था। तो प्रीपोस्टरस के लिए एक शब्द लिख दो, बेतुका, शॉकिंग, जिसपे विश्वास ही नहीं होता यार, बिल्कुल अनरीजनेबल, कि ऐसा नहीं था कि उसकी इच्छा के विरुद्ध को उसकी स्पीच को दबा दिया गया। अगला वर्ड लिखो, ऑब्लिक, OBLIQUE, ऑब्लिक, OBLIQUE, ऑब्लिक, OBLIQUE, ऑब्लिक। ये एडजेक्टिव है, नॉट एक्सप्रेस डायरेक्टली, नॉट, जिसको सीधा से एक्सप्रेस नहीं किया गया, सीधे से नहीं बताया गया, डायरेक्टली नहीं बताया गया। और दूसरा है स्लोपिंग एट एन एंगल ऑफ ए लाइन, एक लाइन जो मुड़ रही होती है उसे ऑब्लिक लाइन बोलते हैं, ऑब्लिक। अब अगला वर्ड है ऑब्लिकली, OBLIQUELY, 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 ऑब्लिकली। ऑब्लिकली मतलब इनडायरेक्टली, ऑब्लिकली मतलब इनडायरेक्टली। अब अगला फ्रेज है एड इन्फिनिटम, लिखो AD, एड स्पेस INFINITUM, AD, एड स्पेस INFINITUM, एड इन्फिनिटम। ये लैटिन फ्रेज है जिसको हम एडवर्ब, क्रिया विशेषण के रूप में यूज करते हैं। विदाउट लिमिट या फॉर एवर, जहां पर हमें कुछ डालना पड़ता है
शब्द कि भैया विदाउट लिमिट है या फिर फॉर एवर है, हमेशा के लिए है, तो हम ये फ्रेज डालते हैं एड इन्फिनिटम। द इन्फ्लेशन इज एड इन्फिनिटम, कि जो हमारी इन्फ्लेशन है भैया वो तो विदाउट लिमिट ही है। हमारी जो महंगाई है वो विदाउट लिमिट है। अगला वर्ड लिखो डीबंक। ये मैंने आप लोगों को शायद आई थिंक पीछे भी कराया है डीबंक। दोबारा लिख लो DEBUNK डीबंक। टू शो दैट द रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन, एन आइडिया और ए सिचुएशन एटसेट्रा इज फॉल्स और नॉट डिजर्व। तो डीबंक बेसिकली होता है किसी की रेपुटेशन, व्यक्ति की, किसी आइडिया की, उसको नीचे गिराना, ये कहना कि भैया ये गलत है। द बुक डीबंक्स मैनी वाइडली हेल्ड बिलीफ। सेंटेंस है, जो बुक है वो डीबंक करती है, मतलब गलत बताती है। मैनी वाइडली हेल्ड बिलीफ्स, कि पहले से जो बिलीफ्स है उनको। अब आप लोग कभी एग्जाम में जाते हो तो एक दिन पहले क्या करते हो, और याद करते हो, रटते हो चीजों को, रट्टा मारते हो तोते की तरह। तो वो रट्टा मारने वाला शब्द होता है क्रैम्ड। CRAMMED लिख लो, CRAMMED क्रैम्ड। लेकिन खाली रट्टा मारना इसका मीनिंग नहीं होता, इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। इसके मीनिंग्स की तरफ ध्यान दो। सबसे पहला वर्ब समथिंग इनटू समथिंग इन, तो ये एज ए वर्ब है कि कुछ किसी चीज के अंदर, जैसे टू पुश और फोर्स टू मच ऑफ समथिंग इनटू ए प्लेस। क्रैम फूड इनटू वंस माउथ, किसी एक चीज में, एक जगह पे बहुत सारी मात्रा आप ठूस दो, जैसे मुंह में किसी के खाना ठूस दिया बहुत सारा, क्रैम्ड हो गया। अब है समथिंग विद समथिंग, यूजुअली पैसिव। टू मेक समथिंग टू फुल, किसी चीज को भर दिया, एकदम ठुसम ठुस कर दिया। द कार वॉज क्रैम्ड फुल, कार को एकदम, अरे तुमने तो कई बार देखोगे एक ही कार में पीछे 3 की जगह पे 6 लोग आके बैठ गए, तो कार वॉज क्रैम्ड फुल। सपोर्टर्स क्रैम्ड द स्ट्रीट, सपोर्टर आ गए एक गली में, बहुत ज्यादा आके जमा हो गए। और एक इसका इनफॉर्मल वर्ड तो है ही क्या, रट्टा लगाना, कि आप रट्टा लगाते हैं तो ठीक है। लर्न ए लॉट ऑफ फैक्ट्स इन ए शॉर्ट टाइम, स्पेशली फॉर एन एग्जामिनेशन। तो विशेषकर एग्जामिनेशन में जब आप बहुत सारे फैक्ट्स को एकदम याद कर लेते हो तो उसे कहते हैं क्रैम्ड। अगला वर्ड लिखो क्लैड, CLAD क्लैड, CLAD क्लैड। ये एडजेक्टिव है, क्लैड एडजेक्टिव है, यूज्ड आफ्टर एन एडवर्ब, एक एडवर्ब के बाद यूज होता है। इसका मीनिंग देखो, विद इन एन, ओके, विद इन ए नाउन और कंपाउंड्स डेटेड फॉर्मल ड्रेस्ड। ओके, पहले एक बात है, जो वर्ड है ना क्लैड, ये पुराने जमाने का यूज है। आजकल आप कहोगे ड्रेस्ड, लेकिन अगर कुछ ऐसा लिख रहे हो जो कि बड़ा औपचारिक रूप से है, तो वेशभूषा में पहन के आना, ड्रेस्ड, ठीक है, क्लैड। जैसे मोटरसाइकिलिस्ट क्लैड इन लेदर, जो मोटरसाइकिलिस्ट है वो क्लैड पहना हुआ है किसमें, लेदर, लेदर के कपड़े उसने मोटरसाइकिल वाले ने, मोटरसाइकिलिस्ट ने पहने हुए हैं। दूसरा इसका मीनिंग है फॉर्मल इन कंपाउंड्स कवर्ड इन एन आईसी क्लैड टावर, तो ये साइंटिफिक होता है, ठीक है। कवर्ड, इसका मीनिंग होता है कवर्ड। एन आईसी क्लैड टावर मतलब बर्फ से कवर हुआ हुआ टावर। आयरन क्लैड बैटलशिप। चलो ये क्लैड करते हैं, अब अगली क्लास करते हैं कल, नहीं तो परसों जो भी होगी हमारी क्लास में बता दूंगा, ठीक है। बाय।